नमस्कार. प्रचिती मीडिया प्रस्तुत सोयो सिस्टीम्स प्रायोजित आणि श्रीमान श्रीमती सहप्रायोजित कार्यक्रम प्रासंगिक प्रचिती यामध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. प्रासंगिक प्रचिती हा कार्यक्रम म्हणजे वेगवेगळ्या ताज्या घटना घडामोडींवर केलेलं भाष्य होय. त्या घटना घडामोडींबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेण्याचा असलेला प्रयत्न होय. नुकताच म्हणजे काल 1 फेब्रुवारीला आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाविषयी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या घटकातून समाजामध्ये उमटत असतात, प्रतिक्रिया येत असतात. या संदर्भातच अधिक माहिती आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत आणि याबद्दलचं विश्लेषण, या अर्थसंकल्पाचं आपल्या भाषेत विश्लेषण, सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेतलं विश्लेषण आपण जळगावातील नामवंत सीए श्री पंकजी दारा सर यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी संक्षिप्त स्वरूपात पंकजी दारा यांचा आपल्याला परिचय करून घेणं क्रमप्राप्त आहे. व्यवसायानं पंकजी दारा हे प्रतिथयश सीए असून जळगाव जिल्हा सीए असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर जळगावातील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठातलं जे स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर आहे त्या ठिकाणी सुद्धा ते फायनान्शियल कन्सल्टंट म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. एक गोष्ट प्रामुख्यानं उल्लेख करायला आवडेल, मला सांगायला आवडेल दर्शकांना की गत काळात सीए असोसिएशनचे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात या 3 राज्यात त्यांना बेस्ट चेअरमन या अवॉर्डनं सन्मानित सुद्धा करण्यात आलेलं होतं. शैक्षणिक संस्था, एक कॅन्सर सेंटर या ठिकाणी ते अध्यक्ष आहेत. शिवाय या जोडीला डिप्लोमा इन सायबर लॉ हे शिक्षण सुद्धा त्यांचं सुरू आहे. लघु आणि सूक्ष्म उद्योग कन्सल्टन्सी सुद्धा ते सांभाळतात. तर असा अतिशय विस्तृत स्वरूपातला त्यांचा परिचय आहे. त्यामुळे निश्चितच आपल्याला कल्पना आली असेल की अधिकृत स्वरूपाचं भाष्य आपल्याला आपल्या बजेट 2022 बद्दलचं त्यांच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल. तर चला, प्रचिती मीडिया प्रस्तुत सोयो सिस्टीम्स प्रायोजित आणि श्रीमान श्रीमती सहप्रायोजित प्रासंगिक प्रचिती या कार्यक्रमात स्वागत करूया श्री पंकजी दारा सरांचं. सर, आपलं खूप खूप स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जनरली सर, हर साल बजट पेश होता है. बजट पेश होने के बाद विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों की ओर से आती है. किसी को बजट अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है. अपने अपने एंगल से हर कोई विश्लेषण करता है और फिर तर्क लगाता है. तो आप किस नजरिए से देखते हो? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रचिती मीडिया, सोयो सिस्टम और श्रीमान श्रीमती जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस बजट विश्लेषण के लिए. सबसे पहले तो इस बात का एक कंसेप्ट हम लोगों को समझना होगा कि आज तक इंडिया में बजट किस तरह प्रस्तुत हो गया है और हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं. हम लोग जिस तरह से, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, शादी में जाते हैं, कई सारे व्यंजन होते हैं, 40-50 आइटम होते हैं, एक एक चीज टेस्ट करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है. तो बजट भी उसी तरह है. फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बुफे रखा है, जिसको डायबिटीज है वो मीठा नहीं खाएगा, बच्चा है वो नूडल्स खाएगा. वैसे ही सेम है, हर कोई अपने अपने तरीके से उस बजट को एनालिसिस करता है. जैसे किसान होता है, किसान अपने तरीके से, व्यापारी अपने तरीके से, बिजनेसमैन अपने तरीके से, इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने तरीके से, स्टॉक मार्केट अपने तरीके से, आम व्यक्ति अपने तरीके से. तो हर कोई अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बजट में देखता है कि मेरे लिए क्या. ये शब्द यहाँ से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आज तक हम इंडिया में क्या देखते हैं कि हर बजट में चलो इस साल आपकी इनकम में 1,000 रुपए की छूट दे दी, 2,000 रुपए की छूट दे दी, तो ये एक्सपेक्टेड है, मुझे क्या मिल रहा है. तो उससे क्या होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 1,000 बचेगा, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कंट्री का क्या, देश का क्या, उसके व्यवसाय का क्या. अगर आप एनालिसिस करोगे तो हार्डली 125 करोड़ जनसंख्या में 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं कि जो इनकम टैक्स भरते हैं. तो ये जो बेनिफिट आता है, 1,000 बचेगा, 2,000 बचेगा, घर की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कितने लोगों को जा रहा है सिर्फ बेनिफिट? 5 करोड़ लोगों को जा रहा है. तो हमें बेनिफिट 5 करोड़ लोगों के एंगल से सोचना है कि 125 करोड़ के एंगल से सोचना है? ऑब्वियसली 125 करोड़ के एंगल से. यही गवर्नमेंट ने किया है.
आपने रुफे का उदाहरण बहुत ही प्रॉपर उदाहरण दिया, समझने में काफी आसानी होगी दर्शकों को। फिर भी एक वर्ग के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों के लिए क्या मिला, यूथ के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, अमीरों के लिए क्या है? आपका जो सोच है सही है। अल्टीमेटली कंट्री चलाने के लिए व्यक्ति लगता है, किसान लगता है, उद्योजक सब लगते हैं, तो सर्व समावेशिक बजट होना जरूरी है। अभी आप कहेंगे किसानों के लिए क्या है? एक्चुअली किसानों के लिए नेचुरल ग्रोथ ही सही चल रही है। लॉकडाउन के जो 2 साल थे उसमें कई सारे लोगों को प्रयास करने को मिला। जैसे हमने पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने अपना IIT का जॉब छोड़कर किसान किया, कोई इंजीनियर ने छोड़कर, डॉक्टर ने छोड़कर व्यवसाय किया, एग्रीकल्चर। तो लोगों का भी नेचुरल अट्रैक्शन एग्रीकल्चर की तरफ आ रहा है। जैसे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो धरती भारत माता भूमि है, ये हजारों अरबों वर्ष से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्षेत्रीय खाद यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ कहा जा रहा था। अब इस बजट में उन्होंने क्या किया है, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कुछ बोलने से पहले एक्सपेरिमेंट करती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करती है। अब बोलोगे इसको क्या कहते हैं? अब उन्होंने क्या किया, जैसे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च करना है पूरे इंडिया की एग्रीकल्चर पर, तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं चलेगा कि राइट जा रहे हैं कि रॉन्ग जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गंगा तट पर 5 किलोमीटर तक एग्रीकल्चर फार्मिंग का वो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। और वहां पर जो प्लस माइनस होगा कि उसमें क्या इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक साल में बारिश का क्या इफेक्ट है, धूप का क्या इफेक्ट है, कौन से खत यूज करने होंगे, कैसे फंडिंग होगा, उसका बाजार कैसे निर्माण होगा, तो उनका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, फिर वो इंडिया में लॉन्च करना होगा। वैसे ही अभी वो क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया था, जैसे यूपी को सबसे पहले सिलेक्ट किया। यूपी में ODOP है। ODOP का मतलब है कि एक जैसे आगरा है, वहाँ का पेठा फेमस है, कानपुर है, वहाँ का चप्पल फेमस है, पानीपत है, वहाँ का कपड़ा उद्योग अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, ODOP लोकल डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट डेवलप करो और उसको मार्केट करके ग्लोबल करो। इंडिया में इतनी वैरायटी है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट भी मिला तो 534 खासदार है हमारे पास, तो 534 प्रोडक्ट तो ऐसे ही बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केला जलगांव की निर्मित है, बराबर है, लेकिन जलगांव में एक भी उसके लिए बड़ा गवर्नमेंट का कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, रिसर्च सेंटर नहीं है। आज तक हमको यही पता है कि केला खाया जाता है और चिप्स बनाए जाते हैं, लेकिन केले के विविध 100 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कहाँ पता चलेगा? रिसर्च सेंटर। तो गवर्नमेंट ने भी वही किया है, किसानों को लोकल प्रोडक्ट डेवलप करके रेलवे में इंट्रोड्यूस करने वाले लोकल रेलवे स्टेशन पर लोकल प्रोडक्ट को प्राधान्य दिया जाएगा। जब आप देखोगे कि 2 साल के बाद भुसावल पर आपको सारे स्टॉल्स केले के दिखाई देंगे, जिसमें केले के विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आंध्रा से कोई आएगा ट्रेन में, तमिलनाडु से आएगा, बंगाल से आएगा, वो स्टेशन पे जब खाएगा तो पता चलेगा कि केला है ना हमारा। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स आपको अपनी पहचान बनेगी। बस इन्होंने क्या किया है, कंट्री को ऑर्गेनाइज किया है एक अच्छे से सिस्टम। हमारे पास सब कुछ है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन का चैनल किया। बजट आज तक क्या हो रहा था, 75% ऑफ हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था। उन्होंने क्या किया, लोकल बनाओ। इसलिए अब जो इंडिया का बजट है 75% इंडिया में प्रोड्यूस करो और 25% स्टार्टअप्स को दिया, यंग बिजनेसमैन को दिया, यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिया। आप बनाओ, स्टार्टअप बनाओ, आर्मी में बनाओ, डिफेंस में बनाओ और गवर्नमेंट कंट्री बनाओ। यूपी में सबसे बड़ा डिफेंस का कॉरिडोर है, आत्मनिर्भर भारत। एग्जैक्टली, इसीलिए इस बजट को कहा जाता है गति शक्ति। गति मीन स्पेस, शक्ति, गति को शक्ति देनी है, शक्ति को गति देनी है। सिर्फ हमें क्या करना है, कंट्री का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके पेस देना है। स्टार्टअप्स जो हमारे यूथ है, आप अगर स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि 1000 ईयर्स में इतना नेटवर्क या पैसा नहीं बनाया जितना 5 सालों में बना। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा कोरोना में सिखा दिया। मेरे हिसाब से कोरोना एक वरदान भी है, अभिशाप भी है। आप उसको जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। कई बातें सीखने को मिली। ये पता चले कि डिजिटल एजुकेशन होता है। तो अब मेरे बच्चे जो है फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, वो यूनिवर्सिटी डिजिटली यहाँ ला दी, तो बच्चे हमारा टैलेंट यहाँ पर हो जाए। 2 चीजों पर बेसिकली फोकस है, कट इंपोर्ट, इंक्रीज एक्सपोर्ट। इस बजट लोकल चीजें बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। हमारा कॉटन बाहर जाता है, वहां से बनके कपड़ा आता है, बेटर है हमारे यहाँ किसानों को उगाओ। सबसे अच्छा है कि मिलेट वर्ष, अनाज वर्ष इस साल डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अनाज का जो वेस्ट होता है उसको हाइड्रो पावर स्टेशन में डाल के उसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये किसान भी एक उद्योजक बन सकता है ना। यही सोच है कि किसान सिर्फ उगाएगा और बेचेगा, इतना सीमित नहीं रहेगा। अभी आप समझ रहे हैं इनकी सोच कितनी बड़ी है कि इस कंट्री को 20 साल 75 अमृत महोत्सव में खड़े हैं, शतक वर्ष 100 ईयर्स तक जाना है, 25 ईयर का प्लान है। जब तक रोड रेलवे का नेटवर्क नहीं बैठेगा, जब यहाँ से केला चेन्नई नहीं जा सकता, तमिलनाडु नहीं जा सकता, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो वो जब सब आ जाएगा तो बिजनेस के लिए बिजनेस अपने आप गति मिल जाएगी।
किसान को उपज अच्छी मिलेगी। आज जलगांव का केला यहाँ बॉम्बे जाता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ से अगर फॉरेन एक्सपोर्ट होने लग गया तो उद्योजक कहाँ आएगा बिजनेस करने? यहाँ पर आएगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसको सुविधा देना पड़ेगी। तो सुविधा देने के लिए 5 करोड़ लोगों की जिसका टैक्स बच रहा है वो सोचते हुए नहीं, 125 करोड़ इसमें से क्या बेनिफिट लेते हो? गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्ट्रक्चर आपके लिए खड़ा किया है, बेनिफिट लेना आपको है, आगे आपको आना है। तो ऐसे कई चीजें हैं, सामने आपको आना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मुझे घर बैठ के आप टैक्स का बेनिफिट दो, मुझे सब्सिडी दो, मुझे ये दो, वो ठीक है, एक लेवल तक एक वर्ग को हम कुछ सालों तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद तो उसको आगे आना है। जो यंग अभी इंडिया इस स्टेज पर आ गया है कि पहले ऐसे माना जाता था कि जो उद्योजक है बड़ा वही कुछ कर सकता है, अभी ऐसा नहीं रहा। अगर आपके पास आइडिया है तो उसको फंड देने के लिए बैंक्स आगे आ रहे हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है कि आप आइडिया दो और आपको फंड देने को तैयार है। एग्रीकल्चर में एग्री स्टार्टअप के लिए इतना सारा फंड्स है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स है। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसने एक केमिकल डिजाइन किया है, उसकी वजह से आपका उपज बढ़ेगा, लेकिन वो केमिकल फ्री है। एक पर्सन ने ऐप बनाया, एग्रीकल्चर ऐप बनाया, उस ऐप के थ्रू वो आपकी जो जमीन है, बंजर जमीन, उसमें उपजाऊ कर सकते हो आप। तो ऐसे कई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसमें अगर आप ट्रेडमार्क लोगे, लाइसेंस लोगे तो 2-2 लाख रुपए गवर्नमेंट रिफंड देती है उसमें पैसा। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रही है। इनफैक्ट मैं तो मानता हूं कि इस पीरियड में इतना गवर्नमेंट ने अच्छा एनवायरनमेंट, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बोल रहा हूँ, जो हो रहा है उसी पर अपना सच्चाई रख रहा हूँ। यही 1980 में चाइना ने स्टार्ट किया था, उनको फिर 20 साल लगे नेटवर्क बनाने में। आज आप बड़ी सिटीज में जाते हो, बोलते हो यहाँ साफ सफाई बहुत है, मेंटेनेंस बहुत है। कई सारी कंट्रीज है, दुबई है, सिंगापुर है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बिजनेसमैन। दुबई तो एक क्या बोलते हैं रेत का टीला है, लेकिन आज बिजनेस हब है। क्यों है? वहाँ सुविधा है बिजनेस करने की। वैसे ही अगर हम यहाँ सुविधा देंगे, और सबसे बड़ी बात इस गवर्नमेंट की क्या है, आत्मनिर्भर बनो। हमारे लोग हमारे पास ही रहेंगे, बहुत टैलेंट है हमारे पास, उसको सिर्फ यहाँ रख भी लिया हमने, मेंटेन भी कर लिया, तो यहाँ वो बिजनेस कर लेगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्री ग्रोथ हो जाएगी। तो ये एक सोच है। सब वर्गों को कवर किया, बॉर्डर के लिए बहुत कवर किया है। जैसे वाघा बॉर्डर है, वहां पर टूरिज्म स्पॉट बना दिया, जबकि इंडिया पाक बॉर्डर है। टूरिज्म स्पॉट बनाने से क्या हो गया, कंट्री साइड में है, लेकिन वहां हमारे लोग आ रहे हैं, गोलीबारी नहीं हुई, किसान नहीं मर रहा है, पर्सन नहीं मर रहा है। ऐसे उन्होंने क्या किया है, जो बॉर्डर एरिया है वहां पर वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, रोड दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, नेट कनेक्ट, मतलब पूरी कंट्री के टूरिज्म दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक साइड पर वो कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर टूरिज्म बिजनेस भी ला रहे हैं और तीसरे फ्रंट पर उस एरिया में सेफ्टी भी ला रहे हैं। दोनों तीनों उद्देश्य उनके सर्व है। तो देखिए सोच ऐसी है, बहुत बड़ी है, इसको कन्वर्ट करते हैं 5 साल 10 साल लग जाते हैं, लेकिन ये पायाभूत सुविधा ऐसी कि डिजिटल इकोनॉमी, आरबीआई को डिजिटल इकोनॉमी करेंसी लॉन्च करने की परमिशन दे दी है। अभी तो वैसे हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, वो डिजिटली आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा। ऑलरेडी पहले हम जो 100 रुपए का व्यवहार हार्ड कैश से करते थे, वो ऑलरेडी 60% हम डिजिटल पे पहुंच चुके हैं। आजकल रिक्शा वाला, ठेले वाला, फ्रूट वाला भी एकदम कॉमन सा हो गया। तो बस गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो है उसी का इलाज कर रही है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोरोना ने सिखा दिया कि डिजिटल पॉसिबल है, इसलिए ये डिजिटल बजट है। निर्मला सीतारमण जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डिजिटल बनो, उन्होंने अपना बजट भी टैबलेट पे प्रस्तुत किया कि हम भी डिजिटल है, तो आप भी डिजिटल पर आओ। फाइनेंस मिनिस्टर स्वयं खुद करके बता रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का और निर्मला सीतारमण जी का, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्री को सामने रखकर बजट बनाया है। लोग कहते हैं, विरोधक कहते हैं कि बजट में इलेक्शन को दिमाग में रख के अच्छा बनाया। अच्छा है ना, मतलब बेनिफिशियल है ना, टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए, स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा बुफे का एग्जांपल दिया, अगर शादी में 50 आइटम है, 45 एक्शन के 5 तो खराब हो गए ना। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो आप गलत बता रहे हो उसमें सुझाव को पॉजिटिव लेके उसको कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, हमारे से ये जैसे कल उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया बाद में कि नहीं इसका मीनिंग डिजिटल करेंसी, आप उस पर टैक्स लगा रहे हो क्या, जो ऑनलाइन पे करने नहीं मिले उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ बाहर आ रही है कि नहीं इसका मीनिंग हमारा ये नहीं है। एक इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जैसे अगर आपने कोई केस, मेरा कोई इनकम टैक्स में केस चालू है, आपका भी वही केस चालू है, सेम मैटर पर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सेम मैटर है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जिनका एक ही पॉइंट पर सेम मैटर में हाई कोर्ट में जजमेंट चल रहा है, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि नहीं आप वो हजारों केस मत चलाओ, एक ही केस चलाओ
तो जब तक वो उस केस का निर्णय लगेगा फिर वो 1000 लोगों को हम उसमें रिलीफ दे देंगे, उस रेफरेंस उसी रेफरेंस से उसको रिलीफ दे देंगे। तो सबको केस लड़ने की जरूरत नहीं है, समय भी बचेगा सब। कई बातें डिपार्टमेंट्स को भी एक इंस्ट्रक्शन है, वी हैव वेरी फ्रेंडली, पॉजिटिवली का। पहली बार इंडिया में ऐसा है, तो हमें क्या करना था, करदाता चोरी कर रहा है उसका, वो क्या करे, ठीक है आपसे मिस्टेक हुई है ना, तो अब 2 साल के अंदर उसको चेंज कर दो। एक फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कंट्री में, एक पॉजिटिव इमेज ना। और हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि जब उनको पता है, क्योंकि वो 125 करोड़ को नुमाइंदगी हमारे देश की नहीं कर रहे, इंटरनेशनली भी हमारी नुमाइंदगी हो रही है। हम बजट सिर्फ हम नहीं देखते, इन्वेस्टर भी देख रहा है। आप अगर इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड लॉ कर दोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ क्यों आएगा? वो बोलेगा ना मुझे जीएसटी का मीनिंग क्या है, 1 कंट्री 1 टैक्स, लैंड रिकॉर्ड एक साथ किए जा रहे हैं, पूरा सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन में, तो कर्नाटका का अलग, उधर अलग, उधर अलग, तो बोलेगा इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है मैं कहाँ करूँ। और टैक्स में बदलाव न करना, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप सोचोगे कि हर साल आपके पास अगर 40 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, और हर साल फरवरी में आपको पता है बजट चेंज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, रुको अभी हम बजट की बात करेंगे। इन्वेस्टर को मालूम है कि 2 साल तक तो भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो फ्रीली बिजनेस कर सकता है। तो बदलाव न लाना ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा अपने भाषण में कि प्रधानमंत्री जी के सख्त हिदायत थे कि टैक्स किसी रूप भी सर्वसामान्य पे बढ़ाया जाना नहीं चाहिए। टैक्स मत बढ़ाओ, उसको आप सुविधा क्या दे सकते हो उस पर ध्यान दो। मेरे आम नागरिक जो त्रस्त हैं कोरोना के कार्यकाल में, जो व्यवसायी परेशान है, उनको आप सुविधा दो, कंट्री बात नहीं, लेकिन फिर भी 9% का ग्रोथ करके कोरोना में बाकी सब अर्थव्यवस्थाएं शांत पड़ी और हमारा 9% 9.27 से ग्रोथ दिखा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। 35,000 करोड़ के बूस्ट डोस्टर कोरोना वैक्सीन देने के बाद भी हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई है। और जनवरी का कलेक्शन 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लॉन्च हुआ है, 1,40,000 बाद सबसे बड़ा कलेक्शन जनवरी में आया है। तो आप सोचिए कि कोरोना कॉल में भी हमारा टैक्सेशन कलेक्ट हो रहा है, मतलब सिर्फ थोड़ी सी हमने संधि दी तो हमारे व्यवसायी अच्छा काम करेंगे। बस उन्होंने यही पकड़ लिया। जैसे आपका बच्चा है, आपको पता है आपका बच्चा अच्छा है, उसका मैथ्स अच्छा है, तो सिर्फ आपको क्या देना, उसको अच्छी सुविधा देनी है, अच्छा पढ़ाना है, उस एरिया में वो डेवलप हो जाएगा। गवर्नमेंट ने समझ लिया है कि इंडिया में तो बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ उसको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है, माहौल देना है और उसको सुविधाएं देनी। मेंटल हेल्थ, इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम बजट में ऐसा है कि आपकी मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। मेंटल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, जिस पर आपको कोरोना काल में जो 2 साल लोग मेंटल स्ट्रेस से हैं, उनके लिए कंसल्टिंग के लिए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये तो आप देखिए ना, मैं बजट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एंगल से सोचा गया है, हर एंगल को समवैश्विक सोचा गया। आप बोलोगे कि किसको क्या मिला है, वो तो उसके ऊपर, उसमें से वो क्या लेता है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, स्टार्टअप में जाओ, स्टार्टअप करो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, पैसा देती है। अगर वो प्रोडक्ट क्लिक हो गया तो बेचने के लिए आप उसके पोर्टल पे बेचो, आप इंटरनेशनल कस्टमर आपको मिलेंगे। तो आपके पास सुविधा सब पड़ी है, बेनिफिट आपको उठाना है, जितना से ज्यादा उठाओगे। मैं आह्वान देता हूँ कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का, कवित्री बहना भाई का भी अभी वो प्रोसेस चालू है, आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो और हम उसको सिलेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। पहले ऐसा नहीं था कि स्किल डेवलपमेंट करना है, पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ नहीं था, ITI कॉलेज थे, वहां जाओ पढ़ो। अभी क्या बोलते हैं, जो अशिक्षित भी है ना उनको भी स्किल दो। तो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज किए, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी नहीं लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज है। अभी भी लगता है कि पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या क्रिप्टो करेंसी है, ये पढ़ो, ये नया क्या रहा है, रोज लगता है कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अभी देखिए डिजिटल करेंसी आई, पहले इंडिया में तो थी नहीं, RBI ने लॉन्च किया, मुझे भी पढ़ना है। मतलब हर बार आपको भी क्या करना है, पढ़ते रहोगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई टेक्निक्स आएगी, तो ही जैसे हम बोलते हैं अगर आपको अच्छा व्यापार करना है तो ऐसा प्रोडक्ट रखना पड़ेगा कि जो बाजार में किसके पास नहीं। वैसे ही कंट्री में जब तक अपडेशन नहीं होंगे, कंट्री क्या हो जाएगी, तो स्टेगनेंट हो जाएगी। आप आजू बाजू हमारी एशियन कंट्रीज देखिए, जहाँ पर ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो स्टेगनेंट होगी। बाकी जो कंट्रीज है जहाँ कुछ ना कुछ रिसर्च, इजराइल ले लीजिए, कितना रिसर्च हो रहा है, छोटा सा देश है, बॉम्बे से भी छोटा देश है, कंटिन्यूसली इनोवेशन करोगे तो आप आगे जाओगे। क्यों हमारे बाकी के देशों में ऐसा हो रहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, वो कंट्री वहां स्टेगनेंट आ गई कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं, इनोवेशन नहीं है, बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उनको इनोवेशन की टेक्निक नहीं दी जा रही। आप आइडिया लाओ, हम फंडिंग करेंगे, कमाओ आप,
अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी। तो ये सब है, मेरा तो यही मानना होता है। एक ही शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, एक वाक्य में कैसा आप मतलब इसका है? परोसा गया सब है, खाना आपको है, चूज आपको करना है। पर बेस्ट मेथड है ये और टाइम है। इंडिया इज नाउ वाइब्रेंट स्टेज, मैं इसको वाइब्रेंट इकोनॉमी बोलूँगा, कि बहुत ही ज्वलंत गति शक्ति से चलने वाला है। अभी तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर होता है, 5-7 मिनट में लोगों को बताना होता है, क्योंकि आधा घंटा कोई सुन भी नहीं पाएगा, ही इंटरेस्टेड नहीं। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़माने में हमें छोटे समय में बहुत कुछ करना होता है। तो आप लोग डिजिटल एरा का फ़ायदा लीजिए, अपने बच्चों को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने के लिए कीजिए। और जो सीनियर लोग हैं जिनकी उम्र 50-55 हो गई है, वो सोचेंगे कि मुझे नहीं करना है, आपको भी सीखना पड़ेगा। पूरे जीवन भर विद्यार्थी बने रहना पड़ेगा, तो ही टिक सकते तो हो। ही हम ठीक है। जिसे क्रिटिकल कहा जा सकता है, ऐसा ये सब्जेक्ट है बजट। क्रिटिकल होने के बावजूद भी पंकज जी दारा सर इन्होंने बड़ी सरलता से उसका विश्लेषण किया। मैं आशा करता हूं आप सभी को इसका आकलन जरूर हुआ होगा। पंकज जी दारा सर, आप प्रचिति मीडिया के इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे इस सम्मान में योग्य समझा कि मैं लोगों को कुछ अपने विचार रख सकूं। धन्यवाद। करता दिल से धन्यवाद। तर मित्रांनो, प्रचिती मीडियाच्या प्रासंगिक प्रचिती या कार्यक्रमात अशाच वेगळ्या विषयासह, ताज्या घटना घडामोडींसह, त्यावेळच्या भाष्यासह, त्यावेळच्या अधिकच्या माहितीसह पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात। तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद।